नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी। तो मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, रीट की क्लासेस हमने प्रारंभ कर दी थी 21 अक्टूबर से। जैसा कि आपने देखा कि हमने वर्ण विचार यानी वर्णमाला कंप्लीट कर ली है। हमारे तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है संधि की। संधि क्या होती है, संधि में कौन कौन से भेद होते हैं, कितने कितने प्रकार होते हैं, आइए सब जानते हैं आज की क्लास में। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र हरदैनिया और मैं आपका हूँ हिंदी शिक्षाविद, और आप देख रहे हैं लाइव क्लास सीकर से। दोस्तों, रीट 2024-25 एग्जाम के लिए संधि एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। क्या होती है संधि, इसकी परिभाषा से लेके सब चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको संधि की परिभाषा बताता हूँ और उसके बाद साथियों हम लोग यहाँ संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो संधि की परिभाषा क्या कहती है, एक मिनट रुकिएगा। संधि की परिभाषा क्या कहती है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो याद रखना साथियों, उनके मिलने से कुछ विकार होता है और कुछ नए वर्ण की उत्पत्ति होती है, जिसे हम संधि कहते हैं। तो इसी को परिभाषा के रूप में कैसे देखेंगे या ऐसे हम परिभाषा में कैसे बांधेंगे, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। तो यहां साथियों मैंने लिखा कि संधि की परिभाषा क्या होगी। तो यहां लिखिएगा, यहां लिखेंगे कि दो वर्णों के मेल से जब किसी नए वर्ण की उत्पत्ति होती है, उसे संधि कहते हैं। एक परिभाषा तो हमारी ये हो गई, एक परिभाषा तो साथियों हमारी ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या कहती है, मान के चलिए संधि की एक परिभाषा आपने पढ़ ली। दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कितनी सिंपल सी परिभाषा, ये तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। तो ये परिभाषा यहां हो गई। एक परिभाषा मैं और लिखता हूं साथियों, वहां आप लिखोगे कि जब, यहां पर लिखना है आपको, सबसे पहले तो संधि का अर्थ पता होना चाहिए। संधि शब्द समधि से जुड़कर बना है, जिसका अर्थ होता है मिलाप या मेल कह लो, या समझौता कह लो, या जोड़ कह लो, आदि। ठीक है ना। अर्थात वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो आप। अर्थात वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए तीन तीन परिभाषाएं लिख दी हैं। आपको जो परिभाषा सरल लगती है, आपको लगता है कि गुरुजी हमें ये याद हो जाएगी, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। आपको लगता है गुरुजी हमें ये याद हो जाएगी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि गुरुजी हमें ये याद हो जाएगी, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। तीन तीन आपको मैंने संधि की परिभाषाएं लिखाई हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए एक बार। सबसे पहले हमने परिभाषा में लिखा कि दो वर्णों के मेल से जब किसी नए वर्ण की उत्पत्ति या निर्माण होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को भी संधि कहते हैं। और संधि शब्द जो है वो शम धन धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मिलाप या मेल, जोड़ या समझौता, है ना। तो जब दो वर्णों का मेल हो रहा होगा और उससे कोई नया वर्ण बन रहा होगा, तो वहीं हम संधि मान लेंगे कि संधि होती है। अब साथियों, हमें यह पता होना चाहिए कि संधि जब हम पढ़ते हैं तो यह पता होना चाहिए कि संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं बच्चे। तीन प्रकार की होती हैं। नाम बताइए, आप लोग भी साथ साथ में लिखिए। सबसे पहले अगर मैं यहां डाल दूं, मुझे बताना सही है कि गलत है। स्वर संधि होंगी, यस और नो, बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है। दूसरी साथियों कौन सी पढ़ते हैं हम लोग, व्यंजन संधि पढ़ते हैं, व्यंजन संधि पढ़ते हैं। और तीसरी साथियों कौन सी पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना तीसरी पढ़ते हैं हम लोग विसर्ग संधि। विसर्ग का ये सिंबल होगा, इसकी संधि पढ़ेंगे तो इसे बोलते हैं विसर्ग संधि। आपके सामने तीन संधियां हम पढ़ने वाले हैं, तीन संधियों के भेद हैं, जिसमें से सबसे पहले वाली जो संधि है उसको हम कहते हैं स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि और फिर है विसर्ग संधि। ठीक है। तो आज की क्लास में साथियों हम स्वर संधियों पर बात करेंगे। हालांकि मैं एक डायग्राम बना देता हूं, जैसे अगर आप कभी भी संधि पढ़ें तो संधि में आपको पता होना चाहिए, अगर संधि लिखा हुआ है तो संधि के तीन रूप होने चाहिए थे। यहां पर आप स्वर संधि लिखना, ठीक है, यहां पर आप व्यंजन संधि लिखना, यस और नो। तो आपने यहां लिख दिया व्यंजन संधि होती है गुरुजी। अंतिम बताओ तीसरी कौन सी होती है, आप कहोगे गुरुजी विसर्ग संधि होती है, तो मैंने यहां लिख दिया विसर्ग संधि। अब इनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो वो ध्यान रखना बच्चे, स्वर संधि जब ही होगी जब स्वर का स्वर से मेल होगा, है ना। जब स्वर और स्वर जुड़ते हैं, बीच में एक प्लस का निशान होता है, वहां स्वर संधि होगी। लेकिन जब किसी व्यंजन से कोई स्वर या व्यंजन मिलता है तो वहां होती है व्यंजन संधि, इसको भी याद रखना है। और जब विसर्ग से इससे किसी का मेल होगा स्वर या व्यंजन का, तो वहां पर होगी साथियों व्यंजन संधि। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत जरूरी है कि यहां पर स्वर स्वर होने चाहिए, यहां एक तरफ व्यंजन होना चाहिए प्लस का चिन्ह, और एक तरफ विसर्ग होना चाहिए, उसके बाद प्लस का चिन्ह, और इसके बाद स्वर या व्यंजन होंगे तो वहां व्यंजन विसर्ग संधि होगी। तो ये तो इसका एक रूल हो गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, इतना जरूर याद रखना बच्चे कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ये प्रश्न आता है कि ये 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ये जरूर याद रखना है। ये फैक्ट है। अगर आप इसको याद रख पाते हो तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है आपके लिए कि स्वर संधियों के गुरुजी कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। तो आज हम साथियों जो है वो स्वर संधि पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, 5 भेद हैं, सारे के सारे परिभाषाओं के साथ पढ़ते हैं, कुछ ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर 1 डाल के मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि पढ़ना है आज हमें, तो मैंने स्वर संधि लिखा। अब स्वर संधि लिखा है तो स्वर संधि की कुछ परिभाषा भी बनेगी, यस और नो। परिभाषा क्या बनती है साथियों इसकी, याद रखना कि जब स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण से स्वर वर्ण से होता है तो, है ना, जब स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण से होता है तो वहां स्वर संधि होगी। ठीक है। तो यानी स्वर का मेल हमें किससे कराना है, स्वर से कराना है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल मैंने लिया, एक मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा जैसे, और यहां अगर मैंने कोई स्वर लिख दिया, जैसे मान के चलो मैंने लिखा, मैंने कहा विचार धन आनंद, ठीक है, विचार धन आनंद। आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहां पर रा में कौन सा आ छुपा है, आप कहोगे छोटा आ है, इधर कौन सा आ है, आप कहोगे बड़ा आ है, दोनों ही स्वर हैं, यस और नो। मैंने कहा जब स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण से होगा तो वहां पर स्वर संधि होती है, इसलिए इसमें स्वर संधि हो गई। लेकिन अब देखो समान स्वर है, इधर छोटा आ इधर बड़ा आ, दोनों की आकृति सेम है, इनको समान स्वर बोलते हैं। जब भी दो समान स्वर मिलते हैं तो साथियों इनके स्थान पर एक ही बड़े आ का प्रयोग होगा, और इस बड़े आ की मात्रा हमेशा इस प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण पर आएगी, यानी रा पर आएगी। यहां पर कोई भी वर्ण हो सकता है, प्लस के ठीक पहले कोई सा भी वर्ण हो वहीं ये मात्रा आएगी। तो यहां पर ये शब्द बनकर बन जाएगा वी वैसा का वैसा चा, लेकिन रा पे अगर बड़ा आ आएगा तो ये हो जाएगा रा। ठीक है। ये आ इसी के अंतर्गत आ गया। अब क्या बचा, केवल नंद। विचारानंद शब्द की उत्पत्ति जो है वो विचार धन आनंद से होती है, इस प्रकार से। ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं भैया इसके भेद कितने हैं, तो यहां लिख सकते हो नोट डालकर कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं साथी, 5 भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए हैं साथी,
5 भेद बताए गए हैं और वो 5 भेद कौन कौन से हैं तो आइए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले साथियों होती है दीर्घ संधि होती है, तो यहां दीर्घ संधि लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे। दूसरी होती है गुण स्वर संधि, तो हम लोग जो है वो गुण स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद साथ ही जो तीसरी संधि होती है उसे हम कहते हैं वृद्धि स्वर संधि, तो मैंने यहां लिख दिया वृद्धि स्वर संधि। अगली बताओ कौन सी होती है? हाँ भाई, अगली कौन सी होती है? पहली हो गई कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी हो गई? गुण स्वर संधि। तीसरी कौन सी हो गई? वृद्धि स्वर संधि। चौथी होती है यण स्वर संधि। साथियों कौन सी होती है? बिल्कुल सही जवाब है यण स्वर और संधि, ठीक है। 5वीं और बची हुई है, बिल्कुल सही जवाब है, उसका बोलते हैं अयादि स्वर संधि। तो 5वीं हो जाएगी अयादि स्वर संधि। कंप्लीट है साथी यहां तक। तो ये आप देख सकते हो कि अयादि स्वर संधि भी बन चुकी है, ठीक। दोस्तों यहां हम डालते हैं स्वर संधि के भेद। हेडिंग क्या होगी हमारी? स्वर संधि के भेद। देखो कोई भी चीज अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हो, कोई भी चीज अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हो तो उसको पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग है। आप अगर हर चीज को विधिवत तरीके से पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं, यह आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली हैं चीजें, वो आपको ध्यान रखने। तो इसका मतलब है अब आपको क्या पढ़ना है? दीर्घ स्वर संधि पढ़नी है, ठीक है। गुण स्वर संधि पढ़नी है, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि पढ़नी है, फिर हमें यण स्वर संधि पढ़नी है, और फिर पढ़नी है हमें अयादि स्वर संधि। इनसे बहुत तमाम प्रश्न जो है आपके आते रहेंगे, तमाम प्रश्न आपके इससे बनते हैं। तो आइए चलते हैं साथियों और कंप्लीट करते हैं हमारी पहली संधि को। तो सबसे पहले साथियों मैं यहां लिखूंगा, एक मिनट साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे वो पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो मैं यहाँ नंबर 1 डाल के लिखता हूं दीर्घ स्वर संधि। बेहद सरल संधि है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसका मतलब ही होता है बच्चे, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा भी बड़ी अच्छी है। केवल साथियों याद रखना, जब दो सवर्ण स्वर आपस में जुड़ते हैं वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। सवर्ण स्वर कौन से होते हैं? तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। मैं एक सूत्र लिखाता हूं। सवर्ण वर्ण कौन से होते हैं? सवर्ण होते हैं स्वर, एक बड़ा आ हो गया आपकी, एक बड़ी ई हो गया, एक बड़ा ऊ हो गया, और एक बड़ा री भी होता है। लेकिन ये जो है वो संस्कृत का स्वर है तो इसको हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते। अब ये जो स्वर आपने देखा, इनको सवर्ण क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो आ और आ के मेल से जो है वो ये बना है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सवर्ण। क्यों? क्योंकि एक समान है, छोटा बड़ा है लेकिन है एक ही। ऐसे ही ई की उत्पत्ति किससे हुई है? ई प्लस ई से हुई है, इसीलिए इसको भी क्या कह दिया गया है? सवर्ण कह दिया गया है। इसी प्रकार ऊ की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऊ प्लस ऊ से हुई है, इसी प्रकार इसको भी सवर्ण कह दिया गया है। री और री से भी साथियों बड़ी री बनती है, लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में अगर कभी ऐसा मिले कि एक री हो और दोनों री जुड़ी हो तो इनके स्थान पर क्या करते हैं? एक री का ही प्रयोग कर देते हैं, जिसकी मात्रा होती है ऐसे, तो इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग, अभी सारे उदाहरण देखेंगे। सूत्र ये कहता है कि जब आ का मेल आ से होगा तो बड़ा आ बनेगा, ई का मेल ई से होगा तो बड़ा ई, ऊ का मेल ऊ से होगा तो बड़ा ऊ। लेकिन यहां पर यह भी हो सकता है,
हो सकता है कि इधर इस छोटे आ की जगह बड़ा आ लिखा हो, तब भी यही होगा। हो सकता है एक तरफ छोटी एक तरफ बड़ी ई हो, तब भी होगा। हो सकता है कि दोनों तरफ छोटे और दोनों तरफ बड़े ऊ हो, तब भी इन दोनों से मिलकर बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी दोनों बड़े ऊ के स्थान पर हमको एक बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। और हम ये अच्छी तरीके से जान लें कि ये मात्रा जब आप प्रयोग करोगे, यानी इन सब की मात्राएं, जैसे इसकी मात्रा जो है वो कौन सी होती है, इसकी मात्रा ऐसे करके लगानी होती है, इसकी मात्रा इधर से लगती है दाईं ओर से, और सॉरी बाईं ओर से, और इसकी मात्रा जो है साथियों वो ऐसे लगती है। तो इन सब मात्राओं को हम कहां लगाएंगे, तो प्लस का जो चिन्ह होगा उसके ठीक पहले। जैसे मान के चलो मैंने यहां लिखा, ध्यान से देखना साथियों, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि सीता धन आनंद, ठीक है। यहां पर बड़ा आ, यहां पर भी बड़ा आ, ठीक है। यानी दोनों आ बड़े हैं लेकिन तब भी बनाएंगे क्या, एक ही बड़ा आ। एक मात्रा आपको कहां लगानी है, केवल दोनों को हटा के एक मात्रा प्लस के ठीक पहले लग जाएगी, इसलिए मतलब सीतानंद शब्द हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण देता हूं मैं, तो उदाहरण पढ़ते हैं और समझते हैं, कंप्लीट करना है इनको साथियों। जैसे मैंने शब्द लिखा है यहां, लघुधन उत्तर, इसकी संधि क्या होगी आपको बताना है। लघुधन उत्तर की संधि क्या होती है ये आपको बताना है। दूसरा मैंने लिखा दोस्तों, रवि धन इंद्र की संधि क्या होगी, समझ रहे हो। परम धन आनंद की संधि क्या होगी, हिम धन आलय की संधि क्या होगी, दीप धन अवली की संधि क्या होगी। ये आपके सामने कुछ उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए हैं, इनका आपको जवाब लिखना है और फटाफट से बनाइए सारे के सारे विद्यार्थी। मैं एक बार देख लेता हूं सभी लोग साथियों, आप जो है इसके उदाहरण बनाएंगे और मैं बाद में कमेंट्स आपके पढ़ूंगा, ठीक है। अब देखो, यहां आप अगर स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो यहां आपको एक मात्रा दिखेगी ऊ की, दिख रही है, एक उधर ऊ की मात्रा। अब अगर इधर भी ऊ है, बीच में प्लस है, इधर भी ऊ है, तो आपको बताया था कि दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़े ऊ हो जाएंगे, हाँ या ना। और इस बड़े ऊ की मात्रा कहां लगती है, तो मैंने ये भी समझाया था कि इस प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण पर, यानी इस पर आप क्या करोगे, बड़े ऊ की मात्रा लगा दोगे। ये वाला तो नीचे आ गया, ये वाला तो नीचे आ गया, तो ला वैसा का वैसा घा पे जैसे ही बड़ी ऊ की मात्रा लगी तो इन दोनों ऊ को हटा के हमने बड़ा ऊ लगा दिया। फिर क्या बचा, आधा ता, फिर ता और रा। इस प्रकार से शब्द बनता है लघुत्तर, देख लीजिएगा। तो ये वे शब्द हैं जो संधि से बनते हैं। संधि बेहद सरल है, अगर आप देख सकते हो, आपके सामने देख लो, यहां कौन सी मात्रा है, आप कहोगे छोटी की मात्रा, इधर भी छोटी की मात्रा है। हमें पता है कि जब दोनों छोटी ई की मात्राएं हैं तो दोनों मिलकर बड़ी की मात्रा बनाएंगी, और बड़ी की मात्रा लगेगी किस पे, प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण पर, यानी वा पर हम क्या करेंगे, छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा देंगे। अब ये दोनों ई क्या हो गई, बड़ी ई बन गई। फिर क्या बचा, आधा ना और द्र, और इस प्रकार लिखा जाता है रविंद्र। किस किस को समझ आया, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही कह सकते हो सहज व सरल तरीके से आप संधि सीख सकते हैं। संधि बेहद कठिन नहीं है अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ पाएं, और अगर आपने वर्णमाला पढ़ रखी है, यानी पहले से कुछ वर्णमाला पढ़ रखी है, तो मुझे लगता है कि आप एकदम सही कर पाओगे चीजें, कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होगी। आगे देखते हैं, परम धन आनंद शब्द है, तो यहां आप देखेंगे मूलतः परम, अब यहां पर मां में भी आ छुपा है, छोटा आ रहता है इसमें भी, और इधर भी आ है बड़ा, दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे। मात्रा किस पर आएगी, मां पर, और ये शब्द हो गया परमानंद। इसी प्रकार से दयाधन आनंद लिखा हो, है ना, रघुधन आनंद तो रघुवानंद हो जाएगा। अब देखो, हिमधन आलय का क्या शब्द बनाओगे, हिमालय बन जाएगा। दीपधन अवली का क्या बनाओगे, दीपावली बन जाएगा, क्योंकि यहां पाप है, छोटा आ, इधर भी आ, दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे, और इस बड़े आ की मात्रा कहां जा रही है, पा के ऊपर,
यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पा के ऊपर हमने बढ़िया की मात्रा लगाई है, यहां पर पा छोटा है लेकिन यहां संधि के कारण क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। समझ में आया सबको? कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई है पहले तो मुझे बताएं, आराम से कमेंट करके बताएंगे, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको सीख सकते हो और ये बेहद सरल तरीका है संधि को सीखने का। इसके बाद साथियों हम लोग आते हैं दूसरी संधि पर, जिसका नाम है, दूसरी संधि जिसका नाम है गुण स्वर संधि। साथियों गुण स्वर संधि की परिभाषा भी बहुत सरल है। यहां पर थोड़ा सा क्या होता है, जो शब्द होंगे वो भिन्न होंगे, है ना। परिभाषा ये कहती है कि जब दो असमान, अभी तक तो क्या है, असमान स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, वहां गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, देख लीजिएगा। तो जब दो असमान स्वर, असमान का मतलब होता है एक दूसरे से भिन्न, अलग। पहले क्या हो रहा था, सिंगल समान शब्द थे, जैसे आ था, ई थी, उ ई थी। अब क्या होता, अब यहां पर ये चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे सूत्र देख लीजिएगा, अब क्या होगा, एक तरफ तो आपको छोटा या बड़ा आ मिलेगा लेकिन दूसरी तरफ आ नहीं मिलेगा। अब चेंज हो जाएंगी चीजें, छोटी या बड़ी मिलेगी। तो अब क्या हो गया, ये असमान हो गए, सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं। आप कह सकते हो कि ये सेम है, नहीं है। एक तरफ आ है, एक तरफ ई है। अगर दोनों तरफ आ होते, छोटे बड़े होते चलता, लेकिन दोनों तरफ अगर आ होते तो हम उनको समान कहते। जैसे कि यहां थे, जैसे कि यहां थे, समान थे। इधर भी आ था, छोटा या बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों भाई हैं, छोटा बड़ा भाई, लेकिन है तो एक ही परिवार के, एक ही खून है। लेकिन यहां पर देखोगे तो ये अलग हो गए, एक तरफ आ हो गया, एक तरफ ई हो गया। जब दो असमान स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो इसे ही कहते हैं गुण स्वर। जैसे अब आ के साथ अगर मैं मिला दूं, ये भी अलग है, यस और नो, तो शब्द जो है वो बनेगा ओ। और ऐसे ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, इनसे ये बनते हैं, ये है, ठीक है। ये है गुण स्वर, दो स्वर गुण स्वर है। इसमें कभी कभी री वाला जो प्रश्न आ जाता है वो ऐसे आता है कि जब एक तरफ आपको आ मिले या बड़ा आ मिले और दूसरी तरफ आपको भिन्न स्वर री मिले, तब क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना साथियों, इस री के स्थान पर हम आधा रा कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर छोटा आ है तो कोई बात नहीं, अगर बड़ा आ है तो इसके स्थान पर भी हमको साथ में छोटा आ आना है। यानी यहां पर अर, आ और री मिलकर अर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सूत्र था, इस सूत्र को आगे बढ़ाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम देके समझाता हूं, एग्जाम्पल्स में आप समझ जाओगे। अब देखो, जैसे मान के चलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिए मैंने, अब देखो मैंने एग्जाम्पल में लिखा, मैंने उदाहरण में लिखा, जैसे एक उदाहरण लिखा नॉर्मल सा, मैंने लिखा परम धन उद्देश्य, ठीक है। एक मैंने लिखा नव धन उदय, एक मैंने लिखा सुर धन इंद्र, एक मैंने लिखा भूप धन इंद्र, एक मैंने लिखा ब्रह्मधन ऋषि, और एक मैंने लिखा यहां पर राजा धन ऋषि। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ये गुणस्वर संधि के उदाहरण हैं।
इनको कंप्लीट कैसे करेंगे ये बताइए, इनको कंप्लीट कैसे करेंगे ये बताइए, कंप्लीट करके दिखाओ एक बार। इनको कंप्लीट करके दिखाओ। अब देखो मैं करके दिखाऊं, देखो यहां पर साथियों अगर शब्द लिखा हुआ है परम धन उद्देश्य, यहां पर आ है और यहां भिन्न स्वर ऊ है। हमने यहां देखा है कि आ और ऊ के मेल से जो है वो ओ बनता है। मात्रा को रखना कहां होता है, प्लस के ठीक पहले, यानी मां पर ओ की मात्रा आ जाएगी तो परमोद्देश्य, ये शब्द बन गया। यस और नो। एक और देख लो, नवधन उदय, यहां आ है यहां ऊ है, ओ बनेंगे। ओ की मात्रा कहां जाएगी, प्लस के ठीक पहले, यानी ओ की मात्रा किस पे लगा दोगे, वापस शब्द क्या हो गया, नव, ये तो ऊ आ ही गया था, दय बचा है तो दय लिख दो। नवोदय शब्द किससे निर्मित हुआ है, नवधन उदय से। यहां पर रा है, इसमें आ सुरक्षित है, इधर ई है, आ से ई का मेल होगा ए बनता है। ए की मात्रा कहां जाएगी, रा पर, तो मूलतः ए की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। यस और नो। इसके बाद क्या बचा, आदा ना और द्र सुरेंद्र, क्यों, क्योंकि इस ई और ऊ से मिलकर ही तो ए बनी है। अगर यहां पर जो आ है और इधर ई है, इसके मिलने से क्या बनता है, आ और ई के मेल से ही ए बनती है। देखो यहां पर देखो आ है और इधर ई, ए की मात्रा बनेगी और ए की मात्रा किस पे जाएगी, पा पे गई। बचा क्या, आदाना और द्र, शब्द बन गया भूपेंद्र, जो कि मेरा नाम है। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। एक और देखते, ब्रह्मधन ऋषि, इधर ब्रह्म में आ है इधर री है, यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर आ के बाद री आएगा तो क्या कर देंगे हम, तो याद रखना अर कर देंगे। अर का मतलब है कि इस रा का रा, इस री का रा कर देंगे तो ब्रह्म वैसा का वैसा ही। इस री का रा करने से क्या होगा, आधा रा हमेशा ऊपर जाता है तो ब्रह्म ऋषि हो जाएगा, यहां राज ऋषि हो जाएगा। ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि शब्द बन जाते हैं। तो आशा है कि आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आपने पहले से देख रखी होंगी। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझिए, बहुत अच्छी चीज़ों से पढ़िए, आपको इनसे एक नई ऊर्जा मिलेगी। मैं आपको कुछ शब्द और देता हूँ, दो चार, ठीक है, उनको और कंप्लीट करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कुछ उदाहरण दिए, आपको कहा कि अब आपको बनाना है खुद से। अब मैंने आपसे शब्द लिख दिया कि सुरधन, मान के चलो अब ईश लिखा हो तो कैसे करोगे, समझना जरा। अगर शब्द लिखा हुआ है, अगर शब्द लिखा हुआ है हम्म, पर धन उपकार तो कैसे करोगे। अगर शब्द लिखा हुआ है राजा धन ईश तब कैसे करोगे। अगर शब्द लिखा हो महाधन इंद्र तो कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे। अगर लिखा हुआ है सोम धन इंद्र तो कैसे बनाओगे। तो इनका निर्माण करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें पता है आ और ई है, ए हो जाएंगे, ए की मात्रा रा पे आ जाएगी और शाह, सुर धन ईश से शब्द बन जाएगा सुरेश। इसी प्रकार से पर धन उपकार में यहां आ छुपा है रा में और यहां ऊ है, आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, यहां पर अगर आ छुपा है और इधर ऊ छुपा है, ऊ छुपा है तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, स्वाभाविक है ओ बनाएंगे। और इस ओ की मात्रा कहाँ लगानी है आपको, इस प्लस के चिन्ह के ठीक पहले यानी रा पर लगानी है। लगा सकते हैं क्या, देखो प रोपकार शब्द हो जाता है, हो गया, ऐसे करना है। अब इसी क्रम में देखो राजा धन ईस लिखा है, अब यहां देखोगे आ है और इधर ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा लगाते ही शब्द क्या बन जाएगा, राजेश। महाधन इंद्र में इधर आ है इधर ई, दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, ए की मात्रा किस पर आएगी, हा पर आएगी, प्लस के ठीक पहले आती है, आधा ना और द्रा, महेंद्र हो गए। इसके बाद देखोगे आ और ई है और आ और ई हम सब जानते हैं मिलकर क्या बनाएंगे, जैसे इधर आ है और इधर ई है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, सूत्र पढ़ लेना तो आपको दिखाई देगा कि एक ही मात्रा बनते हैं। यस और नो। और अगर ये एक ही मात्रा बन रहे हैं, ये एक ही मात्रा कहाँ आती है, प्लस के ठीक पहले यानी वहां पर शब्द हो जाएगा सौमेंद्र, ठीक है। तो देखा आपने साथियों कि किस प्रकार से हम इन संधियों को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो आपने साथियों यहां पर आपने देखा तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, अब देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले साथियों हम लोगों ने क्या किया, संधि की परिभाषा पढ़ी अच्छे से, जिसमें हमने अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी हैं। जो बच्चा यहां नहीं समझ पाया वो यहां समझ सकता है, यहां नहीं समझ पाया तो इसको समझ सकता है, ठीक, पहली चीज। उसके बाद हमने संधि के प्रकार पढ़े कि कितने संधि के भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने तीनों को डायग्राम बना के देखा कि स्वर संधि कब होती है, जब स्वर का मेल स्वर से हो। व्यंजन संधि कब होती है, जब व्यंजन का मेल, इस प्लस का मतलब होता है मेल, जोड़ना, जब व्यंजन का प्लस जोड़ किससे हो, स्वर या व्यंजन से हो। और विसर्ग का जोड़ जब विसर्ग स्वर से या व्यंजन से होगा तो विसर्ग संधि होगी। इसके बाद हमने स्वर संधि पढ़ना शुरू किया, स्वर संधि की परिभाषा लिखी, एग्जाम्पल्स बताए और उसके भेद कितने हैं ये बताए। भेद कितने हैं? 5 भेद हैं, उनमें से हमने 2 भेद आज पढ़े हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट करी है हमने, इसके एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। फिर हमने गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल्स पढ़े और परिभाषा लिखी और इसके एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो यहां तक साथियों हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में साथियों आपको इसके आगे की संधि पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट्स में साथियों आप लोग पढ़ना अब हमसे वृद्धि स्वर संधि और आगे की स्वर संधि, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।